कहा जाता है जो जान को बचा सकते हैं। इनके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस, सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो इंजेक्शन, जो आईवी इंजेक्शन हमारा आता है, वो होता है मैनिटोल इन्फ्यूजन। मैनिटोल इन्फ्यूजन क्या होता है, देखो, ये इंजेक्शन मस्तिष्क और आंखों में लगने वाले प्रेशर को कम करता है और यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। सबसे पहली चीज मैंने बोली है कि जो मैनिटोल जो इंजेक्शन है, उसका जो सिंपल यूजेस है, जो हमारी आंखों में एक दबाव जैसा रहता है, मस्तिष्क में किसी व्यक्ति को दबाव या उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है मैनिटोल का, ठीक है। ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है जिससे वाटर की एक्सेस होती है, ठीक है। यूजेस की अगर मैं बात करूं मैनिटोल की, ठीक है, मैनिटोल की यूज आईवी इन्फ्यूजन में मिला मिलाया कंपोजिशन आता है, जिस तरह से पैरासीटामोल रहता है मिला मिलाया कंपोजिशन पूरा, इस तरह से आईवी इन्फ्यूजन में आता है। ये क्या करता है, लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझिएगा आप। लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो हमारे इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आप सब समझते हो कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, उसको कम करता है ये, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी, आंखों के ऑपरेशन के पहले भी इस्तेमाल करते हैं और बाद में भी। पोस्ट मतलब होता है बाद में, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी वगैरह, आई में अगर कोई हुआ है ऑपरेशन वगैरह, तो उसकी पोस्ट यानी कि बाद में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रेशर कम हो जाए। ब्रेन के जो ब्रेन ऑपरेशन रहते हैं, उनके बाद भी मैनिटोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखना है। इसमें इसमें यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है और हमारे शरीर में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, मस्तिष्क व आंखों में लगने वाला दाब, वो कम हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर इसके डोजेस की बात करूंगा, तो डोजेस में सिंपल एक बात है, 100 ml के 100 ml का जो ये आईवी इन्फ्यूजन आता है, इसको 1 आवर में दिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड दिया जाता है। बाकी इसमें अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस्तेमाल करते। वैसे 100 ml का जो होता है 1 आवर के अंदर, 1 घंटे में खत्म करना होता है ये बोतल हमको, इंजेक्शन आईवी फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंजेक्शन किडनी डिसीज वाले मरीजों में नहीं लिया, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों, एक मिनट समझिएगा। देखो, क्यों नहीं करते किडनी वाले में, क्योंकि किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, रीनल फेलियर वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड, तो ये इंजेक्शन क्या करता है, यूरिन को आउटपुट को बढ़ाता है। और यूरिन आउटपुट बढ़ना चाहिए। अब किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिन कैसे बाहर निकलेगा, और यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो आपके फेफड़ों के अंदर पानी भर जाएगा। याद रखना, किडनी वाले मरीजों में मैनिटोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूरिन का आउटपुट को बढ़ाता है, और यूरिन नहीं निकलेगी तो वो ये जो पानी है वो फेफड़ों में भरने लगेगा, और भी आपके अदर अंगों में, पेट में भर जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, शरीर में दाब बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है मरीज को। अगर आप लोग ये किडनी वाले मरीजों में इस्तेमाल करते हो तो ये चीज ध्यान रखना, किडनी रिलेटेड डिसीज वाले मरीजों में मैनिटोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं। मैनिटोल के साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपली सबसे पहला है हेडेक। कॉमन साइड इफेक्ट है जिसका सर दर्द हो सकता है, नोजिया, जी घबराना, मतली जैसी आना, वोमिटिंग यानी कि उल्टियां हो सकती है, चेस्ट पेन, डिजीनेस, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देना, एलर्जी होना। यह कुछ बेसिक सिम्टम है जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बाकी मैनिटोल के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर डोज में उसको यूज कर रहे हो, प्रॉपर डोज आप मरीज को दे रहे हो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के सजेशन से, तो कोई दिक्कतें नहीं होती है। आगे बढ़ता हूं मैं मैनिटोल के। अब आता है आपको इम्पोर्टेंट जो आइसोप्रेनालिन, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आइसोलिन के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, काफी फेमस है, 2 ग्राम 1 ml में अंदर होता है इसमें, ठीक है। आइसोप्रेनालिन के अगर यूजेस की बात करूं तो ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, यानी कि कोई मरीज आया जिसका पूर्ण रूप से हार्ट ब्लॉकेज है और आप उसे अर्जेंट में कुछ नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी में इंजेक्शन को यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए इसमें कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गया है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दिल का दौरा आया है किसी को, या फिर किसी का हार्ट एकदम ब्लॉकेज हो गया है, तब इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइसोप्रेनालिन याद रखना आप लोग। इसके अगर मैं डोजेस की यहाँ पे बात करूं तो 5 mcg 5 माइक्रोग्राम पर मिनट के अकॉर्डिंग मरीज को दिया जाता है आईवी
इन्फ्यूजन ये दिया जाता है मरीज को 5 mcg, याद रखना स्टैंडर्ड डोज है ये 5 mcg पर मिनट, 1 मिनट में 5 माइक्रोग्राम जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ड्रग आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ड्रग कैलकुलेशन पे बता दूंगा। इसके अलावा ये इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि यह इंजेक्शन टेकिकार्डिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1 मिनट इस चीज को भी समझिएगा। टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है? जब हृदय की धड़कन बढ़ जाए, कोई मरीज आया है जिसकी हार्ट बीट ऑलरेडी 115 116 गई है, 125 गई हुई हो, और आप उसमें क्या करोगे, आइसोप्रेनालिन लगा दोगे, तो आइसोप्रेनालिन क्या करता है, धड़कन को बढ़ा देगा और ज्यादा वो हाइपर में चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है गाइज। तो आपको आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन यूज करने से पहले ये देखना है कि मरीज की जो हार्ट बीट है वो अत्यधिक तो नहीं है, मरीज टेकीकार्डिया वाला तो नहीं है। क्योंकि वैसे भी जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज के जो पेशेंट आते हैं उनकी हार्ट बीट बहुत कम रहती है, पहुंच जाती है लगभग 60 से भी नीचे निकल जाती है, 50 के आसपास पहुंच जाती है। उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 5 mcg पर और ये टेकीकार्डिया वाले मरीजों में नहीं देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। आइसोप्रेनालिन के साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसमें टेकीकार्डिया, आपकी धड़कनें ज्यादा बढ़ सकती है इसको देने के बाद। कभी कभी रेयर साइड इफेक्ट अगर होगा तो हाइपर टेंशन, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। हेडेक, आपको सर दर्द इसमें देखने को मिल सकता है। एंजाइटी यानी कि आपको तनाव जैसी समस्या जो होती है, तनाव जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। नोजिया, आपका जी मचला सकता है। वोमिटिंग, आपको उल्टियां जैसी लग सकती है। इस इंजेक्शन में आइसोप्रेनालिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, इसके आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कतें नहीं होती। याद रखना आइसोनिल के नाम से मार्केट में मिल जाता है, आइसोप्रेनालिन जो होता है कंपोजिशन पाया जाता है। बहुत ही यूजफुल इंजेक्शन है, इमरजेंसी इंजेक्शन, लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन पता है हार्मोन्स होता है, ये हार्मोनेटिक इंजेक्शन है जो कि मेंटेन यूरिनेशन, यूरिन को नियंत्रित करता है। सबको पता है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का काम क्या कहते हैं, मूत्र के जो यूरिन होती है उसके अवशोषण पर नियंत्रित करता है, ठीक है ये। और दूसरी चीज डिक्रीज यूरिन, यूरिन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। इसको देने पर यह अवशोषण कम कर देता है, यूरिन की मात्रा को भी कम करता है, यूरिन ज्यादा नहीं बनने देता, ठीक है। डोजेस की अगर बात करूं तो 20 यूनिट, ठीक है, याद रखना। एक जो एम्पूल होता है उसमें 20 यूनिट का, जो 20 यूनिट को आप कितने में मिलाना है, 100 ml एनएस में मिलाना है, ठीक है। 20 यूनिट्स वेसोप्रेसिन हार्मोन्स वाले इंजेक्शन को आपको 100 ml एनएस में मिलाकर आपको कितनी स्पीड से देना है, 0.03 यूनिट पर मिनट। इतना देना है कि 1 मिनट में 0.03 यूनिट मरीज को जाए। अब इसका ड्रग कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, उसके कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। बेसिक मेनली चीज तो मैंने बताई दी कि भैया जो 200 सॉरी 20 यूनिट जो होती है, 20 यूनिट को 100 ml में डिजोल्व करो, और डिजोल्व करके उस स्पीड से देना है जिस स्पीड से 0.03 ml यूनिट। आईवी इन्फ्यूजन पंप आता है, उससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आईवी आईवी इन्फ्यूजन में आपको इलेक्ट्रिक भी मिलने लगा है, वो भी आप इस्तेमाल कीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें चीज की बात करूं तो ये इंजेक्शन कोरोनरी आर्टरी डिसीज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो आपको ये इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी उस मरीज में नहीं करना चाहिए। याद रखना गाइस, वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो एब्डोमिनल पेन, अगर वेसोप्रेसिन से कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो आपको एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस बनना, या फिर बैक पेन, पीछे वाले शरीर के पिछले हिस्से में दर्द होना, कोमा, और इससे मरीज कोमा में भी जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसको प्रॉपर जो डोजेस जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही देना है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अब बात करूं नेक्स्ट की, तो होता है एम्नियोफाइलिन। एम्नियोफाइलिन जो इंजेक्शन होता है ये ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग होती है, अर्थात ये श्वास नली को फैलाता है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप है, हवा का रास्ता, वो कभी सिकुड़ जाता है तो उसको फैलाता है। फैलेगा तो क्या होगा, रेस्पायरेशन अच्छे से होगी, व्यक्ति सांस ले पाएगा। किसी को घुटन होने लगती है, सांस नहीं लेने बनती, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है, एस्थमा के मरीज में हो सकता है, जिसे मैंने यूजेस पे लिखा है एस्थमा। एक बीमारी होती है जिसे सीओपीडी कहते हैं, क्रोनिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के दम घुटने लगता है, सांस लेने में उसको समस्या होती है। एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यदि ब्रोंकस नली जो होती है उसमें संक्रमण हो गया हो, क्रोनिक पुराना अच्छा संक्रमण हो जिससे घुटन हो, सांस लेने की ना बने, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आए, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला ब्रोंको डायलेटर ड्रग है, डायलेट करना मतलब चौड़ा करना, फैलाना, किसको, ब्रोंकस को, यानी कि विंड पाइप को आपको फैला। अगर इसके डोजेस की बात करूं मैं आपको, एम्नियोफाइलिन के डोजेस की बात करूं तो 0.5 mg पर केजी। अगर केजी के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो 50 किलो में 0.5 mg का इंटू कर दो उस हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति 65 किलो का है, जितना वजन हो उस वजन में इसका 0.5 mg देना होता है मरीज को पर केजी, यानी कि 25 mg पर मिनट। अगर मैं आप ऐसे बात करूं कि कितने मिनट में कितना जाना चाहिए स्टैंडर्ड डोजेस की, तो ये 25 mg पर मिनट हम मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 25 mg दिया जा सकता है इंजेक्शन। ठीक है ना। अगर इसकी बात करूं, सॉरी बैक हो गया। अगर ये इंजेक्शन जो होता है केवल आईवी इन्फ्यूजन ही यूज किया जाता है, आईएम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ब्रोंकोडायलेटर क्लास का ड्रग होता है, आप वेट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, मरीज को डॉक्टर के सजेशन से यूज करना चाहिए इंजेक्शन को। ठीक है, वैसे भी जितने भी इमरजेंसी इंजेक्शन है सारे डॉक्टर के सजेशन से यूज होते हैं। आगे बढ़ता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियां होना, डायरिया, है ना, दस्त लग जाना, हेडेक और इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है गाइस नींद नहीं आना। इस इंजेक्शन से कभी कभी ऐसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिससे मरीज को नींद नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब आता है डेरिफाइलिन, सबने नाम सुना होगा। इस डेरिफाइलिन के अंदर जो होता है कंपोजिशन पाया जाता है, इटोफाइलिन होता है, थियोफाइलिन होता है। दो ड्रग होते हैं, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, दोनों की अलग अलग कंपोजिशन होती है और मिलता है डेरिफाइलिन के नाम से। ज्यादातर लोग डेरिफाइलिन जानते हैं, इटोफाइलिन थियोफाइलिन नहीं बोलते। डेरिफाइलिन काफी फेमस ब्रांड है गाइस, बहुत यूज होता है। या ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है, ये भी कौन सी ड्रग है, जो आपका ब्रोंकस है उसको फैलाने की, डायलेट करने वाली ड्रग है। इसका जो होता है यूज एस्टमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। डोजेस की अगर मैं बात करूं तो 110 mg का ओडी दिन में एक बार एम्पुल दिया जाता है। और ये इंजेक्शन गाइस डॉक्टर के सजेशन से मरीज की अवस्था पे, कितनी बीमारी है, कितनी प्रॉब्लम है, कितना वजन है, मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग ये दवाई दी जाती है। यह इंजेक्शन आईवी और आईएम दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक एम्पूल को दिन में एक बार, क्योंकि एक एम्पूल के अंदर 110 mg कंपोजिशन पाया जाता है डेरिफाइलिन के अंदर। ठीक है, इटोफाइलिन थियोफाइलिन को दोनों को मिलाकर। इसके साइड इफेक्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो स्लीपी व्यक्ति को नींद जैसी आ सकती है, डिजी चक्कर लग सकते हैं, ईचिंग खुजली हो सकती है जहां पे इंजेक्शन लगाया है वहां पे। ठीक है, हेडेक और रेडनेस, लाल चट्टे बन जाना जैसी समस्या आपको डेरिफाइलिन में दिखने को मिल सकती है अगर साइड इफेक्ट होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। अब आता है हमारा ट्रेनेक्सेमिक एसिड, जो कि मार्केट में बहुत फेमस ब्रांड है, टेनेक्सा इंजेक्शन। टेनेक्सा इंजेक्शन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड कंपोजिशन पाया जाता है। यह इंजेक्शन रक्त में रक्त को जल्दी जमा देता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, अब ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है, किसी ब्लीडिंग, कोई फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही हो, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर किसी को सिजेरियन डिलीवरी करी है तब भी इस्तेमाल कर लो क्योंकि उसमें ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी ऑपरेशन के ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन के बाद में अगर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पोस्ट ऑपरेटिव में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में उसके आपका ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आपका इस्तेमाल होता है। एक्सीडेंटल कोई मरीज आया जिसको एक्सीडेंट हुआ और खून बहे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो भी ट्रेनेक्सा का। और पाइल्स या ब्लीडिंग, बवासीर की बीमारी में बहुत ब्लड निकलता है, उसको रोकने के लिए भी। नेजल ब्लीडिंग, नाक से खून निकलना, इसके अलावा और भी है जैसे मेंस्ट्रुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेजल ब्लीडिंग में, ईयर ब्लीडिंग में, इस तरह की कोई ब्लीडिंग देखने को मिले ट्रेनेक्सा का यूज कर सकते हैं। इसके डोजेस की बात करूं तो 500 mg का इंजेक्शन ओडी दिया जाता है, पर फिर भी मरीज के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देते हैं कि भैया कितना देना है, इससे कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं, डॉक्टर के सजेशन से। यह इंजेक्शन आईवी ही इस्तेमाल किया जाता है। लिखा भी है इस इंजेक्शन पे फॉर आईवी यूज। कोई इंजेक्शन समझ में ना आए तो पढ़ लिया करो, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आईएम इस्तेमाल करना है कि आईवी भी कर सकते हैं, कि दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनेक्सामिक एसिड में साइड इफेक्ट, यानी कि आपको ईचिंग हो सकती है, हेडेक यानी कि सर दर्द, नोजिया जी मचलाना, मतली जैसी लगना, और वोमिटिंग यानी कि उल्टियां होना। इस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब आता है आपका कैल्शियम ग्लूकानेट। जो कैल्शियम ग्लूकानेट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस इंजेक्शन से हृदय की मांसपेशियों अच्छे से कार्य करने लगती है, यानी कि जल्दी, यानी कि मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रेक्शन है ना, कैल्शियम ग्लूकानेट जो कैल्शियम पे तो नियंत्रण रखेगा, बट जो कैल्शियम का क्या होता है, ये जो मांसपेशियों की जो मसल्स होती है उसके कॉन्ट्रेक्शन भी करवाता है, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा पड़ने पे भी देते हैं इसको। और हाइपोकेलेमिया, यानी कि मरीज का जब कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइज। डोजेस की अगर मैं बात करूं कैल्शियम के, तो 95 mg का जो होता है ओडी दिन में मरीज को एक ही बार दिया जाता है, पर फिर भी मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे देना होता है। ये इंजेक्शन आईवी आईएम दोनों रूट से मरीज को लगा है, आईवी भी यूज कर सकते हैं और आईएम भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकानेट, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से। कैल्शियम ग्लूकानेट के साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इचिंग, खुजली चलना, हेडेक, सर दर्द, नोजिया, वोमिटिंग और लो ब्लड प्रेशर। कभी कभी व्यक्ति का रक्तदाब भी कम हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, हाइपो में चला जाता है। कैल्शियम ग्लूकानेट के यूजेस से साइड इफेक्ट होगा तब। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। नेक्स्ट बात करूं मैं एड्रेनलिन। सबको पता है एड्रेनलिन इंजेक्शन एक इमरजेंसी इंजेक्शन है, ये भी लाइफ सेविंग इंजेक्शन माना जाता है, क्योंकि यह एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो कि मसल यानी कि मांसपेशियों को रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। मसल्स में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है। ये हृदय के ऐसे नोड पर भी कार्य करता है जिससे हृदय ठीक प्रकार से धड़के। कोई अपनी हृदय की धड़कन खो रहा हो, धड़कन कम हो रही हो, धड़कन खत्म हो रही हो, तब एड्रेनलिन का इंजेक्शन कर सकते हैं, ताकि वो अपना ऐसे नोड जो है वर्किंग ज्यादा करे और जो होता है उसका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो। अगर इसकी जो यूजेस की बात करो, मैंने बता दिया कार्डियक अरेस्ट, और इसके कार्डियक अरेस्ट में जैसे कि आपको दिल का दौरा वगैरह पड़ना, एनेफेलेटिक शॉक वगैरह हो तब, या फिर सुपरफिशियली ब्लीडिंग, यदि सुपरफिशियली ब्लीडिंग, ऊपरी स्टेम ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो नोजिया, जी मचलाना और वोमिटिंग, डिजीज, चक्कर वगैरह आना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात करूं तो ब्रेडिकार्ड सॉरी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में समस्या होना, सांस अगर नहीं ले पाता तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है, इस इंजेक्शन का, ये जो इंजेक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट करने का काम करता है, ठीक है। यूजेस की अगर बात करूं तो इसका जो यूजेस होता है, ब्रेडिकार्डिया, हृदय की यदि किसी व्यक्ति की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई, सॉरी ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है गति कम होना, हृदय टेकिकार्डिया मतलब होता है ज्यादा, यदि हृदय की गति बहुत ज्यादा कम हो गई हो तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं, और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यानी कि किसी व्यक्ति ने फसल में जो दवाई डालते हैं उसको पी लिया है, दवाई को पी लिया है, जहर खा लिया है, तब भी इसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसीलिए लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, इमरजेंसी में ही यूज होता है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो ब्लर विजन, धुंधला दिखना, चक्कर आना, सीवियर चेस्ट में, छाती में ज्यादा दर्द लगना, और स्टॉप यूरिन, यूरिन का बंद हो जाने जैसी समस्या आपको इसमें साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ता हूं एट्रोपिन इंजेक्शन के बाद में। नेक्स्ट आता है हमारा डिगोक्सिन इंजेक्शन। डिगोक्सिन भी गाइस बहुत यूज होता है। डिगोक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हार्ट फेलियर में करते हैं, जब दिल का दौरा आता है ना तब डिगोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, यदि व्यक्ति अपनी हृदय की धड़कन को खो दे या धड़कन उसकी बंद होने लगे तब। अगर इसके डोजेस की बात करूं तो आईवी दिया जाता है, 250 mcg माइक्रो ग्राम में इसको दिया जाता है, और वैसे भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, कंफ्यूजन होना, डायरिया और इरेगुलर हार्टबीट जैसी आपको समस्या अपने इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। तो डिगोक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी इंजेक्शन में ही आता है। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट इंजेक्शन पे। अब आता है आपको नाइट्रो ग्लिसरीन इंजेक्शन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन जो होता है, नाइट्रो प्लस के नाम से मिल जाता है। ये यूज होता है हाइपरटेंशन, यदि ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा हो गया है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको
नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। इसके भी साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना और हेडेक, डिजीनेस जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ता हूँ। एक होता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है? सोन जिसमें आता है ना, वो स्टेरॉइडल होता है, स्टेरॉइडल नेचर होता है, स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है। ये ऑल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, जितने प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है शरीर में, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज में भी हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोकोर्ट भी एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसके नाम से हाइड्रोकोर्टिसोन मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, हेडेक, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, स्किन रेशेज जैसी आपको प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल सकती है, कभी साइड इफेक्ट होगा तो। नेक्स्ट इंजेक्शन पे बढ़ता हूं मैं। आप पता है आपका डोपामीन। डोपामीन का भी बहुत यूजेस होता है, सबने पढ़ा, इमरजेंसी में यूज होता है। हाइपोटेंशन, यदि किसी व्यक्ति का अचानक रक्त दाब जो है कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तब हम लोग डोपामीन का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, ब्लर विजन, इरेगुलर हार्टबीट जैसी समस्या आपको इसमें देखने को मिलेगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा तो। ठीक है गाइस, तो डोपामीन इंजेक्शन डोपर के नाम से मिलता है। डोपामीन आप सुनो, नाम याद रखना केवल, ठीक है। अब आता है बोबूटामीन इंजेक्शन। बोबिटामिन, डोबिटामिन, सॉरी, बोबिटामिन नहीं, डोबिटामिन। डोबिटामिन जो इंजेक्शन होता है, डोबिटामिन इंजेक्शन का, और डोटामिन के नाम से मिलता है। डोबिटामिन इंजेक्शन जो होता है, हार्ट फेलियर, यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा है, यह इंजेक्शन तुरंत ही हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे हृदय पुनः धड़कने लग जाता है। किसी की धड़कन ही बंद हो गई हो, अगर वो बहुत ज्यादा आ, उसको जो होता है ब्रेडिकार्डिया, मतलब पूरी धड़कन बंद हो गई हो, पूरी कम हो गई हो, तब डोबिटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। वो गाइस इतना